हाय, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, चैनल एक्सप्लेन पर। मेरा नाम है देवेश और मैं हूं आपका कॉलेज ट्यूटर। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज बीकॉम के जो DUSL की बुक है सेमेस्टर 1 की, जो सेमेस्टर 1 में दी गई है बिजनेस लॉ। तो इस बुक का आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट का पार्ट 3 को कवर करने जा रहे हैं। हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अपने YouTube चैनल प्लेलिस्ट में, ठीक है। जिन बच्चों ने वो पार्ट नहीं देखे तो वो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और वहां से जाके आप सारे चैप्टर्स को, यानी कि एक एक करके सारे सीक्वेंस वाइज चैप्टर वॉच कर सकते हो, दोनों पार्ट को, ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं 3rd पार्ट है हमारा फर्स्ट यूनिट का। और इसको शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज कि अगर किसी भी बच्चे को बिजनेस लॉ के नोट्स परचेज करने हैं या फिर अगर आपको नोट्स बाय करने हैं इतनी बड़ी बुक ना पढ़ के, तो शॉर्ट नोट्स हमने बना के रेडी कर रखे हैं जिसका प्राइस 150 रुपीज यानी 150 रुपये रखा गया है। जो भी बच्चे बाय करना चाहते हैं वो ले सकते हैं व्हाट्सएप पे जाके। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे जाके मुझे मैसेज करना, कॉल नहीं, मैसेज में व्हाट्सएप पे लिख देना कि सर हमें नोट्स परचेज करने हैं बिजनेस लॉ के। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बिजनेस लॉ के बना रखे हैं जिसकी PDF 200 रुपीज के अराउंड है, जिसमें PYQ के जितने भी सारे क्वेश्चन है ना 5 साल के, सारे सॉल्व करके डाल रखे हैं। तो अगर आपको वो भी बाय करनी है उसका प्राइस 200 रुपीज है, और अगर आप दोनों लेते हो तो कॉम्बो ऑफर में आपको थोड़ा नेगोशिएट कर दिया जाएगा एक साथ लोगे तो, ठीक है। तो जो भी बच्चे नोट्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं वो जाके व्हाट्सएप से फटाफट मैसेज करके कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। चलिए जी शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 3rd। 3rd लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है, वो टॉपिक का नाम है एक्सेप्टेंस। हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है एक्सेप्टेंस। हम पढ़ेंगे कि जो एक्सेप्टेंस है वो क्या होता है। देखो, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैंने उसको कुछ बोला, मैंने उसको कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैंने ऑफर दिया मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब मेरी गर्लफ्रेंड ने उसके बदले में मुझे रिप्लाई करा यस मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, यानी इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस होना। जब आप कोई चीज किसी को ऑफर करो और सामने वाला उसकी मंजूरी में या तो यस या तो नो रिप्लाई करता है, और अगर वो रिप्लाई यस में आता है इट मीन्स कि एक्सेप्टेंस पूरा हो गया। समझ आया? चलिए एक्सेप्टेंस को थोड़ा सा बिजनेस की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। एक्सेप्टेंस होता क्या है, देखो एक होता है A और एक होता है B, ठीक है। यह है अरुण और यह है हमारी भारती। भाई देखो कोई ऑफेंड मत हो जाना, ठीक है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ये अरुण ने भारती को क्या बेचा, कुछ गुड्स बेचा। अरुण ने भारती को कहा कि मैं आपको मेरी एक कार BMW कार है वो 1 लाख रुपए में बेचूंगा, अगर आपको खरीदनी है तो आप 1 लाख रुपए मेरे को कैश दे देना और आप उसको ले सकती हो। अब अरुण ने क्या करा, इसको क्या बेचा, 1 लाख रुपए की एक BMW कार, ठीक है। अब भारती जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है इसके प्रपोजल को, यानी इसके ऑफर को। अब भारती ने इसका ऑफर एक्सेप्ट किया ना, अब भारती ने क्या बोला, ठीक है जी मैं आपको क्या दूंगी, कैश, मैं आपको क्या दे रही हूँ, कैश, और ये कार जो है ये किसकी हो जाएगी, भारती की हो जाएगी। अब भारती ने A के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, इसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी कि वो व्यक्ति जो आपके ऑफर को या आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेंस होता है। अब एक्सेप्टेंस में कुछ टर्म एंड कंडीशन भी होती है। कैसे टर्म एंड कंडीशन है कि एक्सेप्टेंस ना तभी एक्सेप्टेंस माना जाएगा जब उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना करी गई हो। अब इसको थोड़ा समझते हैं। मैंने कहा 1 लाख रुपए की कार है, मैं भारती को बेचता हूं, भारती ने मुझे तुरंत कैश दे दिया और मैंने उसे कार डिलीवर कर दी, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। क्या होता अगर मैं A हूं और मैं भारती को कार बेच रहा हूं 1 लाख की, और भारती बोले कि भैया मैं लड़की हूं थोड़ा सा नेगोशिएट तो करिए ना, हमारे लिए 80,000 लगा दीजिए ना, 80,000 में कार दे दीजिए। अब मैं 80,000 में कार लगा रहा हूं, यानी मेरा जो ऑफर था वो 1 लाख का था, उसमें मैंने चेंजेस कर दिए। तो जब आप ऑफर में चेंजेस कर देते हो ना एक्सेप्टर के लिए, तो यहां पर वो एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा, वो और ही कुछ हो जाएगा, वो एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा, ठीक है, वो क्रॉस काउंटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रॉस काउंटर, ठीक है। तो वो एक्सेप्टेंस नहीं रहता, यानी जब आप ऑफर में चेंज कर दो पार्टी की वजह से, पार्टी के कहने की वजह से, तो एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा। समझ में आ रही है? चलो आगे पढ़ते हैं। डेफिनेशन कह रहा है व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, कह रहा है एक ऐसा पर्सन जो प्रपोजल बनाता है,
प्रपोजल बनाता है, signifies his ancient threat, the proposal is said to be accepted, और वो प्रपोजल जाकर एक्सेप्ट हो जाता है किसके लिए, किसके पास, एक्सेप्टेड हो जाता है एक्सेप्टर के पास, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। एक वर्ड है एक्सेप्टर, एक वर्ड होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी कि जो प्रपोजल आपने भेजा वो एक्सेप्ट कर लिया, वो एक्सेप्टेंस। जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको एक्सेप्टर बोला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेप्टर बोलेंगे। समझे बाबू, समझे सोना, समझे सोना, हाँ सुनो एक्सेप्टर। अब आगे सुनो, कहता है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। अब आप मुझे ये बताओ कि एक एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस कब कहलाता है। एक वैलिड एक्सेप्टेंस के कुछ एसेंशियल्स होते हैं, पार्ट होते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड। जो एक्सेप्टेंस होते हैं ना, ये मोड प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। मोड मतलब जैसे टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टा या व्हाट्सएप या फेसबुक, ऐसी जगह पे भी एक्सेप्ट हो सकते हैं। इनके अलग अलग मोड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक को एक कार सेल करनी थी, उसने एक प्लेटफॉर्म कार बेचो या कार 24 पे जाके अपनी कार को सेल करा। एक को अपनी कार बेचनी थी, उसने कहाँ पे उसके लिए ऐड करी, प्रमोशन कहाँ किया, कार्स 24, ये कार देखो ऐप है ना, एक एप्लीकेशन, उस पे जाके। तो अब वहां से इस बंदे ने इस कार को देखा और इस कार को खरीदने की इच्छा करी। यानी कि हमारा जो बी पर्सन है वो कार को कहाँ देख रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे देख रहा है, किसी मोड्स के जरिए देख रहा है ना, उसको बोलते हैं मोड प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, बाहर ना थोड़े से मैंने कुत्ते पाल रखे हैं, एक्चुअली मेरे नहीं है, ठीक है, मगर क्या करें भाई, अब भगा नहीं सकते, और ये बहुत ज्यादा अनुवाद करते हैं, शरारती बालक है थोड़े से। तो अगर आपको थोड़ा सा आवाज आए ना बाहर से तो इग्नोर करना, मेरी आवाज ज्यादा अच्छी है, मैं कुछ ज्यादा मीठा बोलता हूँ, मेरी आवाज ज्यादा सुनना। ठीक। दूसरा कह रहा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। कह रहा है जो एक्सेप्टेंस है वो क्या है, कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर होता है, यानी जो ऑफरर है। अब ऑफरर कौन है, अब ऑफरी और ऑफरर समझो। ऑफरी जो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, ऑफरर जो ऑफर पेश कर रहा है, ऑफर दे रहा है। ठीक है। ऑफर जो ऑफर दे रहा है, तो कह रहा है ऑफरर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा भैया। बिना कम्युनिकेट के ना, बिना आपको बोले, बिना आपको समझाए या बिना आपको मैं पढ़ाए, आपको कैसे मान सकता हूँ कि समझ आ रहा है। मुझे कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना, मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा ना। मैं ऑफरर हो गया, मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, मैं ऑफरर, आप ऑफरी, आप कुछ ले रहे हो मुझसे। ठीक है। तो यानी कि ऑफरर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। वो गाना सुने, तूने जो ना कहा वो मैं सुनता रहा, ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। जो मैं नहीं कह रहा वो आप कैसे सुन सकते हो। कह रहे भैया हमारी बॉन्डिंग केमिस्ट्री अच्छी है, हम आप जो नहीं कहते वो भी सुन लेते हैं। भाई सुन लेते होंगे मगर ज्यादा दिल में नहीं जाना आपको, ठीक है, फीलिंग से थोड़ा बाहर आओ, यहाँ पे कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। तीसरा आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन ए टाइम, ए रीजनेबल टाइम, और टाइम इज नॉट मेंशन। देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि जो एक्सेप्टेंस होता है वो एक गिवन टाइम के अंदर ही होता है। जैसे मान लो मैंने ना एक ऑफर निकाला कि आज मैं अपने नोट्स के डिस्काउंटेड प्राइस रख रहा हूँ, मेरे नोट्स 150 रुपए के आते हैं, मैं 50 रुपए में दे रहा हूँ आज। तो ऑफर जो निकाला गया है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए निकाला गया, यानी आज के लिए। क्या होगा अगर आप कल मेरे से नोट्स परचेज करोगे तो क्या कल भी आपको 50 रुपए में नोट्स मिल जाएंगे? नहीं, आपको कल पूरे प्राइस में 150 में मिलेंगे। तो यानी कि ऑफर जो होता है वो ऑफर को निकालता है तो एक गिवन टाइम के लिए होता है, तो एक्सेप्टेंस भी एक गिवन टाइम के लिए होता है। मैंने ऑफर निकाला, आपने एक्सेप्ट किया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने ऑफर निकाला, आपने एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट भी आप कर रहे हो तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। जैसे वो टाइम लिमिट खत्म हुई, ऑफर खत्म, इस तरीके से होता है। कह रहा है मगर अगर ऑफर के अंदर कोई टाइम मेंशन ही ना हो तब कितना टाइम माना जाएगा? तब माना जाएगा एक रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल टाइम डेट मान ली जाएगी और वो माना जाएगा कि ये इतने टाइम तक ही वैलिड है। ठीक है, ये ऑफर इतने टाइम तक ही वैलिड रहेगा। एक अगर टाइम मेंशन ना हो तो एक लिमिटेड टाइम मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बिफोर द कम्युनिकेट ऑफ द ऑफर। कह रहा है ये ऑफर तब तक एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा जब तक आपका कम्युनिकेट ना हो ऑफर में और आपका सामने वाला जो है वो ऑफर के बारे में ना जानता हो। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ऑफर निकाला, मैं एक BMW सेल कर रहा हूं और मेरी BMW 2 लाख रुपए में आ जाएगी, जो लेना चाहता है वो ले लो। अब ना सारी दुनिया में मैंने बताया नहीं है, कुछ लोगों को ना इस ऑफर के बारे में पता ही नहीं है। तो जब लोगों को ऑफर के बारे में नहीं पता ना, तब तक ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा।
यानी मैंने ऑफर दिया और सामने वाले को पता भी होना चाहिए कि मैंने ऑफर दिया है, तभी मैं ऑफर दे रहा हूं, वो एक्सेप्ट करेगा, तभी दोनों का मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यानी ऑफर और एक्सेप्टेंस जब मिल जाएंगे तब बनेगा एक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कब नहीं बनता? जब मैंने ऑफर दिया और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। मैंने कुछ बोला कि मेरे नोट्स के प्राइस इतने रखूंगा और आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, आप कहीं और ही दुनिया में हो, तो इसको नहीं बोलेंगे कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, आप सो रहे हो आराम से। तो ऑफर एक्सेप्टेंस तब बनता है जब आपका एक्सेप्टर उसको पता होना चाहिए कि आपने क्या ऑफर दिया है। समझ आया? आगे लिखा उसके बाद, acceptance of the proposal will mean acceptance of the all terms and the offer। देखो क्या कह रहा है कि जो एक्सेप्टेंस है ना या जो प्रपोजल है ना, वो तब प्रपोजल माना जाएगा जब उसके अंदर की सारी कह रहा है मीन्स द टर्म्स ऑफ द ऑफर, ऑफर की सारी टर्म्स एज इट इज एक एक्सेप्टर मान ले। ठीक है, एक एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करने वाला है हमारे ऑफर को, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर मान लेता है हमारी दी हुई, तभी एक एक्सेप्टेंस कहलाता है, अदरवाइज वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता। जैसे कि मैंने अपने दोस्त को वादा किया कि मैं एक फोन बेच रहा हूँ 10,000 में, उसने बोला कि भाई थोड़ा सा कम रेट लगा ले, 5-7 हजार में डील कर ले। तो अब वो मेरे ऑफर के अंदर छेड़छाड़ कर रहा है। क्या कर रहा है? छेड़छाड़ कर रहा है, नेगोशिएट कर रहा है। तो नेगोशिएशन जो है ये एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। आपको जैसा ऑफर मिला है वैसा ही मानना है, तब आप कह सकते हो हाँ मैंने ऑफर लिया, वरना वो ऑफर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखिए। फिर आता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। अब हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेट करना ऑफर के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपने कोई ऑफर दिया तो उसको बताना, एक्सप्रेस करना, फिजिकल, इमोशनली, मेंटली, कंसेप्चुअली ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको उसको बताना पड़ेगा सामने वाले को कि मैंने ऑफर निकाला है, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ऑफर दो होते हैं, एक एक्सेप्टेंस होता है, एक रिवोकेशन होता है। ऑफर में दो चीजें आती हैं, दो टाइप से होती हैं। ठीक है, देखो ऑफर के टाइप नहीं है, ऑफर को दो टर्म्स में अलग डिवाइड किया। पहला है एक्सेप्टेंस, दूसरा है रिवोकेशन। रिवोकेशन क्या होता है? देखो एक्सेप्टेंस तो आपको पता है, जब आप ऑफर या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो तो एक्सेप्टेंस हो गया। रिवोकेशन मतलब होता है जब आपको ऑफर दिया और आपने उस ऑफर को ठुकरा दिया, ठुकरा के मेरा ऑफर मेरा, आगे सुनो ना, यहाँ पे क्या लिखा? रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब होता है जब मैंने आपको ऑफर दिया, आपने उसको रिवोक करा दिया। यानी आपको उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन हो सकता है ना पसंद आई हो, आपने उसको चेंज कराने के लिए अपील किया मगर मैंने नहीं किया तो आपने उसको ठुकरा दिया। रिवोकेशन यानी जब ऑफर खारिज हो जाता है, खारिज मतलब खल्लास, खत्म, दोनों के बीच से ऑफर खत्म हुआ, रिवोकेशन हो गया। समझ आया? चलिए अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर कम्युनिकेट करते हैं जब आप ऑफर को क्या करना चाहिए? कम्युनिकेट करना चाहिए, यानी बता के, मुंह से बोल के, लिख के, रिटर्न लिख के आपको समझाना पड़ेगा ऑफर को। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस यानी कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपको बताएगा कि उसने ऑफर को कब एक्सेप्ट किया, कब एक्सेप्ट कर रहा है सामने वाला। देखो आपने दिया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, यानी कि ऑफर जब बनता है, जैसे मैंने एक ऑफर बनाया, एक एग्रीमेंट बना लिया, मैंने एक कार सेल करनी है, मैंने एक ऑफर बनाया, मैंने लोगों तक भिजवा दिया, ये मेरा ऑफर है, फलाना फलाने के पास पहुंच गया। ऑफर तब ऑफर कहलाएगा जब एक्सेप्टेंस के पास वो पहुंच जाएगा, यानी एक्सेप्टर जो आप लोगों उनके पास पहुंच जाएगा। फिर आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी वो लोग जिनके पास मेरा ऑफर जा रहा है, वो अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मेरा ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाएगा। फिर आता है रेवोकेशन। रेवोकेशन मतलब होता है जब एक्सेप्टर उस ऑफर को ना माने और वो उसको वापस भेज दे, तब इस जगह पे कहलाता है रेवोकेशन। अच्छा, रेवोकेशन कब कब हो सकता है उसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे कि रेवोकेशन ऑफ ए प्रपोजल और रेवोकेशन ऑफ अ एक्सेप्टेंस ये क्या होता है। देखो रेवोकेशन ऑफ ए प्रपोजल यानी कि जब मैंने ऑफर भेजा, अब इसको थोड़ा सा ना, ये थोड़ा टर्म्स को अच्छे से समझने के लिए आपको बोर्ड पे समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से थोड़ा आइडिया लगे, समझ आ जाए। ठीक है, देखो देखो ये है ए, ये है बी। ठीक है, ये वो है जो ऑफर दे रहा है, ये वो है जो ऑफर ले रहा है। ठीक है, और इसने मान लो 8 तारीख को ऑफर निकाला, इसने 8 तारीख को ऑफर निकाला और बी के पास भेजा कि बी एक्सेप्ट कर लेगा उसको। अब बी के पास वो ऑफर पहुंचते पहुंचते हो गई 10 तारीख, बी के पास 10 तारीख को ऑफर पहुंच गया। क्या लिखा है? ऑफर एज अ प्रपोजल, ऑफर एज अ प्रपोजल। अब देखो मान लो मुझे लगा
मुझे लगा कि मैंने भाई ये जो कार बेचनी है ना बी को, जिसकी कीमत मैंने 10 लाख तय करी थी, ये कार मैं सस्ते में बेच रहा हूँ और महंगे में बेचना चाहिए, मगर मेरे को डर है कि अब बी ने ऑफर पढ़ लिया होगा, अब मैं क्या करूं, मेरे को कार नहीं बेचनी। यानी कि मैं एज आ प्रपोजर ऑफर को कैंसिल करना चाहता हूँ, रिवोक करना चाहता हूँ। तो मैं कब कर सकता हूँ, वो डेट समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट समझो। मैंने 8 तारीख को ऑफर भेजा था, 10 तारीख को इसको मिल गया, यानी 2 दिन बाद। अब मुझे कैंसिल करने का भी ऑफर भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, सुनो, बी के एक्सेप्ट करने से पहले मुझे एक और इसको लेटर भेजना पड़ेगा, जिसमें मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई मैं ऑफर को रिवोक कर रहा हूं, मुझे नहीं बेचनी कार, मैं ऑफर को रिवोक कर रहा हूं। समझ में आया? इसके एक्सेप्टेंस करने से पहले ध्यान देना, अगर बी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और बी ने 11 तारीख को हमको एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया, तो वो हमारे पास 12 तारीख तक पहुंच जाएगा, जाहिर सी बात है 2 दिन में आ जाएगा। और अगर मेरा उससे पहले रिवोक लेटर इसके पास नहीं पहुंचा, यानी मेरे को कार नहीं बेचनी, वो वाला लेटर इसके पास नहीं पहुंचा, तो ये तो एक्सेप्ट कर चुका है ना, इसको तो मेरा वो रिवोक वाला लेटर मिलने से पहले ये एक्सेप्ट कर चुका है, तब मैं एक्सेप्टेंस वो रिवोकेशन नहीं कर सकता, तब मैं रिवोकेशन नहीं कर पाऊंगा। तो याद रखो, जो प्रपोजल बंदा होता है, जो प्रपोजल भेजता है, वो रिवोकेशन कब डाल सकता है, बी जो है हमारा एक्सेप्टर जो है, एक्सेप्टर के एक्सेप्ट करने से पहले मुझे इसे रिवोकेशन लेटर भी भेजना पड़ेगा, तब मेरा रिवोकेशन कहलाएगा। ये किसके बिहाफ पे बता रहा हूं, ये बता रहा हूं प्रपोजल वाले बंदे के बिहाफ पे, प्रपोजल वाले बंदे के बिहाफ पे। ठीक है, अब नीचे देखो क्या लिखा है, रिवोकेशन ऑफ ए एक्सेप्टेंस। अब अगर मान लो क्या होगा कि एक्सेप्टेंट वाला बंदा आपका ऑफर रिवोक करना चाहता है, यानी ये बी जो है ना, ये नहीं चाहता मेरी कार खरीदना, मैं तो इस बार चाहता हूं कार बेचना, मैं नहीं कर रहा रिवोक, रिवोक इसकी तरफ से आएगा। तो ये रिवोकेशन कब भेजेगा वो समझो, ये रिवोकेशन कब डालेगा वो समझो। तो इसमें केस उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा देखो, अब यहां पर मान लो 8 तारीख को इसने मुझे क्या भेजा, ऑफर भेजा, 10 तारीख को मुझे ऑफर मिल गया, 10 तारीख को मुझे ऑफर मिल गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करने से पहले, यानी कि इसकी जो डेट है, मैच्योरिटी डेट है ऑफर की, उसको खत्म, डेडलाइन आने से पहले, मैच्योर होने से पहले मुझे इस बंदे को क्या भेजना पड़ेगा, रिवोकेशन का लेटर। यानी जो बी है वो अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा उस डील को जो इन दोनों के बीच में हुई है किसी भी XYZ रीजन से, तो बी इसको रिवोकेशन भेजेगा, और इसका रिवोकेशन भी इसके डेडलाइन से पहले आना चाहिए। यानी ये इसको एक रिवोकेशन भेजेगा कि भैया मुझे आपकी कार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं खरीदना। ठीक है, तो ये केस आता है जब रिवोकेशन बाय एक्सेप्टेंस होता है, यानी एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा, वो रिवोक कर रहा है उसको। ठीक है, और जब ऊपर वाला था प्रपोजल, तो इसमें प्रपोजल वाला बंदा इसको भेज रहा था रिवोकेशन, इसके एक्सेप्टेंस भेजने से पहले, तो दोनों में फर्क है। जब प्रपोजल की बात आएगी तो हमारा ए जो है, जो ए है ऑफरर, वो भेजेगा यहां पर रिवोकेशन, और जब बी एक्सेप्टेंस की बात आएगी तो जो बी है वो रिवोकेशन भेजेगा, इसको मैच्योरिटी डेट से पहले पहले। समझ में आया? क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे लिखा है मोड ऑफ रिवोकेशन और लैप्स ऑफ ऑफर। अगर आपको ऑफर को रिवोक करना है, जैसे मान लो कोई ऑफर आपको मिल रहा है, आपको रिजेक्ट करना है, आपको नहीं पसंद आया, तो उसके कौन से तरीके होते हैं, उसके मोड्स क्या क्या हैं? देखो, पहला मोड क्या होता है, बाय कम्युनिकेट ऑफ द नोटिस बाय रिवोक। आप उसको नोटिस बकायदा लिख के, एक नोटिस देके उसको रिवोक करा सकते हो कि हमने नोटिस दे दिया कि हमें ऐसे ऐसे रिवोक कराना है, और वो रिवोक हो जाएगा, नोटिस भेज रहे हैं। अगर आपको ऑफर नहीं पसंद आया, यानी बी को ऑफर नहीं पसंद आया, तो बी इसको क्या भेजेगा, बी इसको नोटिस देगा। क्या देगा? नोटिस, कि मुझे आपको रिवोक का नोटिस देना है, अब मुझे ये चीज नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरा, लैप्स बाय स्पेसिफिक टाइम, यानी कि उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपको लैप्स का नोटिस भेजना है कि हमें नहीं चाहिए ऑफर, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, मैच्योरिटी डेट के अंदर। देखो, मान लो इसने ऑफर 8 तारीख को भेजा, इसको 10 तारीख को मिला, और मैच्योरिटी डेट मान लो 12-15 तारीख की है, तो उस मैच्योरिटी 12 या 15 तारीख से पहले पहले बी को इसको रिवोकेशन का नोटिस देना पड़ेगा। 12-15 तारीख के बाद तो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा कि भाई दोनों में क्या हो गया, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, यानी दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया।
उससे पहले अगर वो नोटिस इसको भेज देता है रिवोकेशन का, 12-15 जो भी मैच्योरिटी डेट है उससे पहले, तो ये रिवोकेशन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक टाइम के अंदर भेजना है। तीसरा, बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल द कंडीशन, अगर कोई एक्सेप्टर अपनी फुलफिल नहीं करता कंडीशंस को तो भी रिवोक हो जाता है। यानी कि अगर मान लो जो बी है उसको कुछ कंडीशन दी है कि कार जो है वो रेड कलर में ही आएगी, कार के व्हील अलॉय के ही होंगे, कार में हेडलाइट एक ही चलनी है, और वो टर्म एंड कंडीशन जो पढ़ी उसने बी ने, तो बी ने मना कर दिया कि मैं नहीं मानता इसे, मैं तो कार का कलर येलो करवाऊंगा, मैं रेड कलर चाहता ही नहीं हूं। तो इस जगह पर रिवोकेट हो जाता है। इस जगह पर बी मना कर देगा कि भाई मुझे कार चाहिए ही नहीं, मैं तो कलर चेंज कराना चाहता हूं, तू तो मेरे को पहले बोल रहा है कि परमिशन दे ही नहीं जैसे। तो टर्म एंड कंडीशन जब एक्सेप्टर पढ़ता है और वो फुलफिल नहीं होती, एक्सेप्टर के दिमाग में लगता है कि ये टर्म एंड कंडीशन मैं नहीं मानने वाला, इसको नहीं मानूंगा मैं, तो वो बोलता मुझे नहीं चाहिए ये डील, मैं ऑफर कैंसिल कर रहा हूं, तो वो रिवोक कर देता है, फेलियर हो जाता है यहाँ पे। अगला पॉइंट आता है बाय द डेथ ऑफ इंसैनिटी ऑफ द प्रपोज। देखो, बाय द डेथ, जब किसी की डेथ हो जाती है, या एक ऑफरर है एक एक्सेप्टर है, तो दोनों में से किसी की डेथ हो जाती है तो ऑफर अपने आप ही रिवोक हो जाता है। या फिर इनसैनिटी हो जाती है। इनसैनिटी इसका मतलब होता है सामने वाला पर्सन इडियट है, ल्यूनेटिक है, ल्यूनेटिक हो गया, इडियट हो गया, ये ड्रंकर्ड है, यानी कि कोई दारूबाज है, सट्टेबाज है, नशेड़ी है। ऐसे केस में भी ऑफर रिवोक हो जाते हैं, क्योंकि वो हो सकता है वो अनसाउंड माइंड से आपको ऑफर भेज रहा है ना, वो स्वस्थ नहीं है, मस्तिष्क से, दिमाग से स्वस्थ नहीं है, इस तरीके से। फिर लिखा है कि ऑफर को कैंसिल कराने के, रिवोक कराने के और कौन कौन से तरीके, ये तो कुछ तरीके थे, और तरीके भी है। पहला क्या तरीका है, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट, यानी कि आप चिट्ठी डालो, वो कबूतर वाला जमाना देखा, चिट्ठी कबूतर के पैर में बांध दो, आपके पैर तक पहुंच जाते हो, है ना। इसी तरीके से आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, एक पोस्ट डालोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, पोस्ट डालोगे, और वहां पे आपका रिवोक हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को ओवर टेलीफोन, यानी टेलीफोन के जरिए आप फोन कर दो। जैसे इसने इसको ऑफर दिया, बी ने फोन करके ए को बोला टेलीफोन पे, हेलो जी आप मुझे कार बेचना चाहते हो जी, ये रेड कलर में जी, मेरे को येलो कलर चाहिए था, क्या इसमें येलो कलर मिलेगा? वो बोलेगा नहीं, तो बोलेगा हमारा ऑफर रिवोक। बस इतना सा काम करना है, ऑफर रिवोक हो गया। फिर आता है उसके बाद कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। देखो, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज ये आता है सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन 10 और सेक्शन 11। सब सेक्शन मत समझना, सेक्शन 10 सेक्शन 11। कैपेसिटी ऑफ पार्टी मतलब होता है कि पार्टी जो है किस किस तरीके की आती है जो डिस्क्वालिफाइड हो जाती है। क्या सारी पार्टियों को ऑफर मिल जाता है? नहीं, कुछ पार्टीज ऐसी भी होती है जो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। डिस्क्वालीफाई यानी जो फुलफिल नहीं कर पाती नीड्स को, कंडीशंस को, टर्म्स को, वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। कौन कौन से लोग हैं जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं ऑफर एक्सेप्टेंस में? पहला कह रहा है जो डिस्क्वालीफाई होते हैं वो होते हैं इन फैंसी पीपल। कैसा? इन फैंसी पीपल। इन फैंसी मतलब होता है माइनर। क्या? माइनर। भाई माइनर लोगों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। माइनर लोग हमेशा एक डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ करोगे तो माइनर के ना फायदे तो कम है, नुकसान ज्यादा है। यानी जो उसमें मेजॉरिटी पर्सन होगा उसको माइनर के हमेशा नुकसान ही झेलने पड़ेंगे। वो तो माइनर है, वो तो निकल जाएगा बेचारा, अरे बच्चा ही तो है। आपने भी देखा होगा, मामा मौसी चाचा ताऊ के बच्चे जब घर में आ जाते हैं तो वो शैतानियां करते हैं, आपके नए नए टॉयज छेड़ेंगे, आपके मोबाइल को छेड़ेंगे, आपके मोबाइल को उठा के फेंक देंगे। फिर आपको गुस्सा आ रहा होगा, मन में तो आ रहा होगा बमरा केस के नीचे लगा दूं। आ रहा है ना गुस्सा, इतना गुस्सा आता है, मगर क्या करे भाई, कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि वहां पे मामी जी है। अब मामी जी वहां से देख रही है कि उनका बच्चा खेल रहा है, उनको देख के अंदर ही अंदर तो गुस्सा आ रहा है, बम से उड़ा दूं इसको, मगर नहीं कर सकते ना, हुआ है ना ऐसी फीलिंग। फिर जब इतना गुस्सा आता है ना तो माइनर के साथ तो भाई नहीं हो सकता एडजस्ट हुआ। यानी कि कह सकते हैं कि माइनर के साथ आपको नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। सेम बिजनेस में भी ऐसा होता है। अब आपको समझाता हूं माइनर के क्या क्या नुकसान होते हैं। देखो पहला काम क्या है, कह रहा माइनर के केस में आप एग्रीमेंट को एब्सोल्यूट वैलिड या वॉइड कह सकते हो। एग्रीमेंट को आप कह सकते हो एब्सोल्यूट वॉइड है, ये एग्रीमेंट ही वॉइड है। वॉइड एग्रीमेंट पढ़ाया था मैंने, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ाए थे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बताना जरा, बताया जल्दी क्या होते हैं। अरे पढ़ाया था ना मैंने, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इनफोर्सेबल बाय लॉ है, कानून नहीं मानती इनको।
आपकी बिजनेस में आपने माइनर को एज अ पार्टनर रख लिया, माइनर ने 1 करोड़ का नुकसान करा दिया, अब आप उससे 1 करोड़ की भरपाई के लिए बोल रहे हो, अब वो नहीं कर पाएगा बेचारा माइनर, तो आप कोर्ट में चले जाओगे, कोर्ट भी आपको पागल बोलेगी। कोर्ट में जज आएगा और जज बोलेगा अरे पागल है क्या भाई, बावड़ी पूछ है के, अरे माइनर को क्यों ले लिया तूने, 14 साल का बच्चा, कंपनी कितने चला देगा भाई। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि एग्रीमेंट ऑफ एब्सोल्युटली वॉइड, ये तो एग्रीमेंट ही वॉइड है। अरे बंदा ही गलत चुन लिया भाई तूने, तो तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुमने तो बहुत सही बंदा चुना है, काटेगा किसी दिन तुम्हारा भी। सुनो दूसरा लिखा उसके बाद कि सॉरी, देखा सुनो, माइनॉरिटी लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज। देखो माइनॉरिटी के पास है ना कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, फॉर नेसेसिटीज होती हैं। वो नेसेसिटीज मतलब होती है जरूरी चीजें जिसको माइनर को चाहिए ही चाहिए, और उस पे आप कभी भी माइनर को सूट नहीं कर सकते, कोई भी सू नहीं कर सकते उसके ऊपर। क्यों नहीं कर सकते? देखो एक माइनर होता है ए, एक दुकानदार होता है बी। दुकानदार क्या है? बी। माइनर है ना 1 महीने का रोज राशन लेके जाता है, माइनर रोज महीने भर तक दुकानदार से फ्री में राशन लेके जाता है। जब दुकानदार 1 दिन महीना पूरा होने पे घर आता है तो दुकानदार बोलता है कि भाई माइनर मेरे पैसे तो दे दे, तूने 1 महीने से फ्री राशन ले रहा है, तू आटा दाल चावल नमक ले रहा है, पैसे कौन देगा? वो बोलता है मेरे पास पैसे ही नहीं है भैया, गरीब है बाबूजी भंडारा करा दो, गरीब है। वो बोलता है कि भाई पैसे तो दे, फिर मैं क्या करूं, मैंने तो तुझे सामान दिया ना। वो बोलता है काम कर, कोर्ट कर ले, केस कर ले, कचहरी कर ले। वो कहता है ठीक है, वो केस करने में डाल देता है। जब सुप्रीम कोर्ट का जज आता है, जज न्याय करता है, तो जज क्या बोलता है कि माइनर को भूखा मारेगा क्या? माइनर को तो रोटी कपड़ा मकान खाने के लिए चीजें तो चाहिए ना, वो बेचारा माइनर है यार, 18 से कम खाए कहां से कमाएगा? नाबालिग क्यों? नाबालिग की जॉब लगती है? नहीं लगती ना, तो नेसेसरी चीज तो खाएगा ही ना, मतलब पेट है खाने के लिए, हाथ नहीं है कमाने के लिए, पेट है बस, खाएगा माइनर। माइनर कमा के नहीं देगा आपको। तो माइनर को जब इतना सारा राशन तूने दिया तो ये सोचा था, बैल बुद्धि, ये सोचा था तूने कि माइनर सिर्फ खाएगा, पैसा मांगेगा तो कहां से लाएगा? तो इसलिए तेरा केस हो गया डिसमिस, अब जा घर आराम से सो जा, अगली बार से माइनर को खाना मत दियो भाई। ये हुआ कोर्ट में। तो यानी कि माइनर सिर्फ क्या है, लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं, नेसेसरी चीजों को यूज करते हैं, कोई पैसा नहीं पे करते। तीसरा आता है माइनर एज अ एजेंट और माइनर एज अ पार्टनर। माइनर को आप एजेंट बना दो, मैंने बना दिया माइनर को एजेंट, वो छोटे छोटे 2-2 फीट के सिंचन जैसे 5-5 साल के बच्चे एजेंट बना दिए मैंने उनको। मैंने बोला ये काम कर दो जाके, सबने वो काम कर दिया, मगर उल्टा गलत कर दिया, डांट मेरे पड़ी, लठ मेरे बजे। दूसरा आता है माइनर एज अ पार्टनर। माइनर को आप पार्टनर बना लो कंपनी में। अगर कंपनी में कुछ दिवालिया हो गया, कंपनी में मिस हैपनिंग हो गई, कुछ ऐसा अनहोनी घट गई, तो माइनर तो हाथ खड़े कर लेगा कि भाई मैं भगवान का, मैं राधे राधे जपता हूं, मैं भगवान का नाम ले रहा हूं भाई, मेरे से दूर है, मेरे से दूर है। माइनर तो हाथ खड़े कर लेगा। सारा ब्लेम किसको झेलना पड़ेगा? मेजर पर्सन को, यानी कि जो कंपनी का रियल ऑनर है, जो 18 से ऊपर है। लठ बजेंगे उसके बजेंगे, बम पड़ेंगे, विस्फोटक पड़ेंगे उसके पड़ेंगे, है ना? समझ रहे हो? तो माइनर को पार्टनर लेना एज अ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है या गलती कह सकते हो, ठीक है। फिर आता है माइनर एज अ कंपनी मेंबर। अगर माइनर को कंपनी मेंबर बना दिया जाए, सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा। कंपनी में बोर्ड मीटिंग चल रही है, बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े लोग आए हैं, ठीक है, और बोर्ड मीटिंग चल रही है। माइनर क्या करेगा? एक चेयर डाल के मीटिंग में आइसक्रीम खाएगा, आइसक्रीम ही खाएगा वो, उसको बना लो और मेंबर। तो माइनर को एज अ मेंबर मत बनाना कभी भी, ठीक है। उसके बाद एक चीज और बना रहा हूँ, माइनर ना सिर्फ कंपनी में ही नुकसान करते हैं, माइनर रियलिटी में भी नुकसान करते हैं। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी माइनर है ना, वो भी बेटा कर गया, इमेच्योर है भाई, छोड़ो उन्हें, ठीक है। लोग कहते हैं माइनर बनाओ, बेकार है भाई, मत बनाना, फंस जाओगे, ठीक है। सुनो, कह रहा है माइनर श्योरिटी। माइनर की कोई श्योरिटी माइनर नहीं रखती। माइनर ने ना अगर 18 साल से छोटा कोई है, माइनर है, नाबालिग है, और उसने बोल दिया कि ये मेरी श्योरिटी है, मैं तेरे को इससे पैसे दिलाऊंगा, जा घर चला जा, सो जा, आपको कहीं से पैसे लेने हैं, वो पैसे आपको दे नहीं रहा, माइनर आपके साथ गया, आप उसकी श्योरिटी पे पैसे किसी को दे रहे हो, तो भाई माइनर ना दोगले होते हैं। ये बच्चे टॉफियों के लालच में बिक जाते हैं, टीनेजर है ना, अरे 10-5 रुपए की टॉफियों में बिक जाएंगे। मेरे ट्यूशन के बच्चे ऐसे चॉकलेटों में बिक जाते हैं। भाई मत लेना माइनॉरिटी की श्योरिटी, ठीक है, फंस जाओगे। मैं बता रहा हूँ, माइनॉरिटी के बच्चे बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, बहुत ज्यादा नोटी होते हैं, कह सकते भाई, मत लेना, फंस जाओगे खामखा। अच्छा, उसके बाद आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इनसैनिटी। अब देखो इनसैनिटी यानी इनसैनिटी में कैसे पीपल आते हैं? लूनेटिक्स पागल थोड़े अजीब से, ठीक है। देखो लूनेटिक्स
यहाँ पे लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इंसैनिटी। इंसैनिटी के अंदर पहला जो आदमी आता है वो आता है इडियट। इडियट एक पागल इंसान। सोचो एक पागल इंसान, भाई एक पागल इंसान यूं बाल बड़े बड़े और आपको बोल रहा है कि मेरे साथ कंपनी खोल लो, है इतने बड़े बड़े नाखून हो रहे हैं, दांत सारे पीले पड़े हैं, काले हो रहे हैं, गुटखा खा रहा है, ऐसे पागल इंसान को कंपनी में रखोगे? कंपनी में लॉस के अलावा कुछ होएगा नहीं, होगा ना। तो इडियट इंसानों को कंपनी में रखने से यहाँ पर पार्टीज का क्या हो जाएगा, वैसे ही टूट जाएंगी। दूसरा आता है ल्यूनेटिक, यानी कि जो मेंटल हेल्थ होती है, जिनकी पागल खाने से भागे हुए लोग होते हैं, ऐसे लोगों को ल्यूनेटिक्स, जिनके दिमाग में कोई समझ नहीं है, कभी भी कुछ भी डिसीजन ले लेंगे, आपकी कंपनी में पैसे डुबा देंगे, तो ऐसे लोगों को भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा जाता। तीसरे आते हैं ड्रंकर्ड्स। ड्रंकर्ड्स शराबी लोग हैं। ये वो लोग हैं शराबी जो 2 पैक के बाद ना अपना नाम भूल जाते हैं, कंपनी के खाक चलाएंगे हैं। ऐसे ड्रंकर्ड्स लोग को रख लिया ना भाई तुमने, 2 पौए में तुम्हारी कंपनी बेच के भाग जाएंगे। ठीक है, मत रखो भाई, इन्हें भी छोड़ दो। फिर आता है उसके बाद अदर स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन, और कुछ स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन होती है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते। ऐसे लोग स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन में कौन से लोग आते हैं? इनसॉल्वेंसी लोग और कॉन्विक्शन लोग। इनसॉल्वेंसी यानी कि कोई भगोड़ा, भगोड़ा क्यों बोला मैंने, कोई आपके पैसे लेके, हो सकता है ना, देखो यार दोस्त में ऐसे बहुत होता है, स्कूल टाइम पे बहुत होता है कि यार दोस्त में किसी ने मांग लिया, अरे 20-50 रुपए यार है क्या तेरे पास, चलना खाने चलते समोसे वगैरह। समोसे खाने गए, समोसे खिला दिया आपने उसे, अगले दिन से वो गायब है, दिख ही नहीं रहा। आपने उसको 20-50 रुपए दिए, आज तक उसने आपके पैसे नहीं चुकाए, आप उसको रील शेयर कर रहे हो, भीख मांग रहे हो, भाई मेरे पैसे दे दे भाई, भाई पैसे दे दे भाई। आप बन गए हो भिखारी उसके चक्कर में, पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे भगोड़े लोग जो होते हैं, इनसॉल्वेंसी लोग होते हैं, जो पैसा बिजनेस से उठाते हैं और लेकर भाग जाते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को भी आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रख सकते, कभी भी धोखा दे सकते हैं। ठीक है, ये लोग कभी भी धोखा दे सकते हैं, समझे। तो ऐसे लोगों को आपको, इंसॉल्वेंट या कन्वेक्शन लोगों को आपको नहीं रखना। तो आज का आपका लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट होता है यहीं पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट पार्ट अगला इसका जल्दी आएगा, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय, लव यू ऑल, टाटा। इसको उतार लो, नोट डाउन करना है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, जिस बच्चे को नोट्स परचेज करने हैं वो व्हाट्सएप पे जाके कांटेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप पे मिनिमम प्राइस 150 रुपीज है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको ये दे रखा है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे कि सर नोट्स परचेज करने हैं। 150 रुपए का प्राइस रखा के नोट्स की सारे आपको चैप्टर मिल जाएंगे उस 150 रुपए के अंदर। इजी नोट्स है, इजी एक्सप्लेनेशन है, जैसा मैंने आपको पढ़ाया है वैसा वहां पे अच्छा मिल जाएगा। और कलरफुल नोट्स है, जाके आप बाय करना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो यहाँ से उतार लेना, या फिर बुक से पढ़ना तो वहां से पढ़ लो। 400 पेज के आसपास बुक है, ज्यादा नहीं है, बस 400 पेज पढ़ना है आपको। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू।